क्रेडिट किसको कहते हैं? व्हाट इज मेंट बाय क्रेडिट? देखिए, हम आम जिंदगी में देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हम लोगों से ले लेते हैं और पैसे बाद में देते हैं, बस इसी को क्रेडिट कहते हैं। यानी अगर मैं कहूं कि जनाब चीज पहले और पैसे बाद में, तो ये क्रेडिट है। चीज पहले मिल गई, क्रेडिट बाद में, पैसे बाद में अदा करूंगा, तो ये क्रेडिट कहलाता है। हम इसी को अगर लिख दें अपने अल्फाज में तो ये डेफिनेशन बन जाएगी। एन एग्रीमेंट बाय विच बारोर रिसीव्ड समथिंग ऑफ वैल्यू, एक ऐसा मुआहदा जिसके तहत बारोर कोई ऐसी चीज लेता है जो वैल्यूएबल है, जिसकी कीमत है, लेकिन वो कब लेता है? टुडे। एंड पे अगेंस्ट इट, इसके अगेंस्ट पेमेंट करेगा इन फ्यूचर, यानी चीज मिल रही है आज और पैसे देंगे कब? पैसे कब देंगे? फ्यूचर में। अब जाहिर है आज की चीज के पैसे फ्यूचर में देंगे तो साथ कुछ ऐड करना पड़ेगा और उसको गोरे जो है वो इंटरेस्ट कहते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था बच्चों आपके साथ कि आज जो चीज लेंगे पैसे देंगे परसों, चीज आज लेंगे पैसे परसों देंगे, महीने बाद देंगे, 2 महीने बाद देंगे, तो हम इसको कहेंगे क्या? ये क्रेडिट है। ठीक हो गया बच्चों? तो चीज कब मिल रही? शाबाश, वी आर रिसीविंग समथिंग ऑफ वैल्यू today, and when we are going to pay pay in future, and when we pay in future generally with किस चीज के साथ अदा करेंगे इसे? शाबाश, किसकी चीज के साथ? इंटरेस्ट के साथ। बिल्कुल ठीक हो गया, ये है क्रेडिट, इसको हम क्रेडिट कहते हैं। आमतौर पे होता ही है कि इस तरह के कामों में आपने मेरा मिजाज भी देखा होगा और अपने कोर्स का मिजाज भी देखा होगा कि हम जैसे ही इस तरह का कोई बात करते हैं उसके साथ लाजमन हम जो है वो टर्म भी यूज करते हैं, उसकी टाइप्स भी यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्रेडिट की टाइप्स कौन कौन सी हैं। क्रेडिट की टाइप्स जो हैं वो दो तरह से की जाती हैं, एक इसके नेचर और यूज के एतबार से और एक इसके टाइम पीरियड के एतबार से। नेचर और यूज के एतबार से ये ट्रेड क्रेडिट हो सकता है, ये बैंक क्रेडिट हो सकता है, ये कंज्यूमर क्रेडिट हो सकता है। और टाइम पीरियड के एतबार से ये शॉर्ट टर्म हो सकता है, मीडियम टर्म हो सकता है और लॉन्ग टर्म हो सकता है। तो लिहाजा सबसे पहले तो हम चलते हैं नंबर 1 की तरफ, नेचर एंड यूज के एतबार से क्लासिफिकेशन, और फिर बात करेंगे टाइम पीरियड के एतबार से। सबसे पहले नेचर एंड यूज के एतबार से देखते हैं। नेचर एंड यूज के एतबार से एक क्रेडिट ऐसा होता है जिसमें हम सप्लायर से कहते हैं यार माल आज हमें दे दो, लेकिन तुम्हारा बिल मेच्योर होगा 1 मंथ क्रेडिट टर्म, 60 डेज क्रेडिट टर्म या 3 मंथ्स क्रेडिट टर्म, 6 मंथ भी हो सकती है। तो हम इसे कहते हैं ये है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब है we will got something of value today but the bill will mature on after 1 month or mature after 60 days or mature after 90 days। यानी आज के दिन तो हमें अगर कोई चीज देते हो तो हम ये कहते हैं जी कि इसके साथ हमारा तय हुआ है कि हम तुम्हें इतनी देर बाद पेमेंट करेंगे। तो फर्ज कीजिए अगर हमारा 2 मंथ क्रेडिट टर्म है तो आज 25 जनवरी को आपने हमें ये चीज दी है, तो इसका बिल जाके मेच्योर होगा 25 फरवरी को, 25 फरवरी को। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द ट्रेड क्रेडिट। ठीक हो गई बात जी बच्चों? ट्रेड क्रेडिट क्लियर है सब बच्चों को? चीज ले ली और बिल पे डेट डाल दी कि जी ये इसकी चीज की रिसीविंग डेट है और साइन कर दिए। अब ये बिल अभी अदायगी नहीं होगी, जो कि टर्म ये तय हुई थी कि चीजें ले ली जाएंगी और बिल महीने बाद अदा किया जाएगा या 2 महीने बाद अदा किया जाएगा। तो ये जो बिल है ये जाके मेच्योर होगा 25 फरवरी को, यानी 25 फरवरी को ये ड्यू होगा। उस दिन वो फोन करके कहेंगे सर चेक दे दें। तो ये है ट्रेड क्रेडिट। दूसरा क्रेडिट जो है इसे कहते हैं बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट जो है बच्चों उसके लिए हमें बैंक जाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा और बैंक से कर्जा
लेना पड़ेगा, इसको हम बैंक क्रेडिट कहते हैं। टाइप ऑफ क्रेडिट एग्जिस्ट व्हेन एन इंडिविजुअल और फर्म गोज टू a bank, receive an amount of money and then pay back to the amount over a period of time. This is called bank credit. So is it difficult? बड़ी दफा देखा होगा यार, लोग बैंक जाते हैं, कर्जा लेते हैं, फिर कुछ अरसे बाद उसे वापस कर देते हैं। जी शाबाश, देखा है बैंक क्रेडिट आप बच्चों ने, या इसके बारे में सुना है कि बैंक क्रेडिट क्या होता है जी? क्यों बच्चों? तो ये है बैंक क्रेडिट। तो अगर इसके अंदर अब्दुल रहमान भी बोले, अब्दुल आरिफ भी जरा बता दे, दारे जो है दारे अदन भी बता दे, खतीजा है, हमजा है, शकील हैं, ठीक है, फैसल हैं, मोहम्मद वजीर हैं, कि जी बात ठीक है, बैंक क्रेडिट पता है क्या होता है? बैंक से कर्जा ले लिया, कुछ अरसे बाद उसे अदायगी कर दी, उसको हम कहते हैं बैंक क्रेडिट। अच्छा बच्चों, तीसरी जो टाइप है वो है कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट जो है, आमतौर पे आपने देखा होगा कि हमारा खाता चलता है कभी कभी जनरल स्टोर वाले के साथ, स्मॉल स्टोर वाले के साथ। उसे पापा ने कमिटमेंट की होती है कि जी यकम को हमारी सैलरी मिलती है, तो अगला जो भी संडे आएगा मैं तुम्हें मिलकर तुम्हारा हिसाब चुका दिया करूंगा, तो बच्चों को जो चीज चाहिए वो दे दिया करो। इसको हम कहते हैं स्मॉल स्टोर ओन क्रेडिट, यूजिंग क्रेडिट कार्ड वाइल यूजिंग क्रेडिट कार्ड यूज करना। तो ये कंज्यूमर क्रेडिट कहलाता है। ठीक है जी, तो हम देखते हैं कि कंज्यूमर क्रेडिट के बारे में बच्चे जानते हैं। सबसे आसान एग्जांपल क्या है? वो जो स्टोर वाले के पास खाता होता है, उस खाते पे लिख देते हैं आप बिस्किट भी ले आते हैं, चाय भी ले आते हैं, साबुन भी ले आते हैं, शैम्पू भी ले आते हैं, महीने बाद हिसाब हो जाता है, तो इसको कहते हैं क्या? कंज्यूमर क्रेडिट। अच्छा जी, तो जनाब सबसे पहली बात ये बताइए कि कोई बिजनेस चीजें रिसीव कर ले और उसके पैसे जो हैं वो महीने बाद या 3 महीने बाद दे, तो इस क्रेडिट को आप क्या कहेंगे? शाबाश, जी शाबाश, इसको हम कहेंगे कौन सा क्रेडिट? इसको हम ट्रेड क्रेडिट का नाम देंगे, जिसमें बिल मैच्योर होता है महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 माह बाद। अच्छा जी, अगर बैंक से जाके कर्जा लें, वी गॉट लोन फ्रॉम बैंक एंड पेड बैक ऑन लेटर, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये है बैंक क्रेडिट। लेकिन अगर हमारा स्टोर वाले के साथ एग्रीमेंट हो जाए कि हम उससे चीजें ले लेंगे और महीने बाद अदायगी कर दिया करेंगे टोटल करके, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये है कंज्यूमर क्रेडिट। दिस इज व्हाट वी कॉल द कंज्यूमर क्रेडिट। ठीक है, और बाद बड़े स्टोर जो है वो क्रेडिट कार्ड भी इशू कर देते हैं, जैसे अमेरिका में बड़े बड़े स्टोर्स ने अपने क्रेडिट कार्ड इशू किए हुए, बजाय इसके कि हमारे पास हिसाब खाता लिखवाते रहो, कंप्यूटर पे जाकर क्रेडिट कार्ड यूज कर लो, महीने बाद हमें पैसे जरूर ना दिए तो हम इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देंगे फिर ज्यादा। तो ये भी होता है, ये भी कंज्यूमर क्रेडिट की शक्ल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्रेडिट वगैरह देने से होता क्या है? देखिए, क्रेडिट के बहुत सारे एडवांटेज हैं। मिसाल के तौर पर क्रेडिट का सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि इससे क्या बढ़ती है? सेल्स। क्योंकि जब इंदे को पता चलता है कि यार इमीडिएटली चीज मिल जाएगी और पैसे लेटर ऑन देने हैं, तो वो फौरी तौर पे चीजें खरीद लेता है, सेल्स बढ़ जाती है। एक तो ये फायदा है इसका। दूसरा, इससे बिल्कुल सही कहा, इससे रेवेन्यू भी बढ़ता है। एक सेल्स बढ़ती है, दूसरा आपका रेवेन्यू भी बढ़ता है, और पर्टिकुलरली ड्यूरेबल गुड्स भी बिकती हैं, सिर्फ कंज्यूमर गुड्स नहीं। ड्यूरेबल गुड्स जैसे रेफ्रिजरेटर है, ओवन है, जो साल हर साल चलती हैं, वो भी चीजें बिकना फिर शुरू हो जाती हैं। तो इससे इंक्रीज रेवेन्यू ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। उसके साथ साथ फिर यह है कि इससे लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है, कि इंसान की आमदनी कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, तो अगर क्रेडिट मिल जाए तो उसका मेयार जिंदगी बेहतर हो जाता है, वो चीजें खरीदता रहता है, उसमें कमी नहीं आती जो उसकी जिंदगी के लिए जरूरी है। और चौथी चीज ये है कि इसके अंदर इमरजेंसीज मीट भी हो जाती है। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई सिचुएशन पैदा हो गई, इलनेस हो गई, तो आपने हॉस्पिटल का मेडिसिन का बिल जो है वो चुका दिया क्रेडिट की मदद से, और लेटर ऑन उसकी पेमेंट हो जाएगी। तो ये है इसके एडवांटेजेस। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहला रिस्क ऑफ बैड डेट्स है, कि बंदा पैसे ले और वापस ना करे। इट्स वन ऑफ द सिचुएशन, अक्सर ऐसा हो भी जाता है। और डिफिकल्टी इन क्रिएटिंग ट्रस्ट, कि इसके अंदर ट्रस्ट पैदा करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, कि दूसरे पे जब तक एतबार नहीं होगा तब तक ये काम आगे नहीं चल सकता। ठीक हो गया बच्चों? अब अगर आप देखें कि टाइम पीरियड के एतबार से, अगर आप लोन को देखते हैं कि टाइम पीरियड के एतबार से लोन कैसे होते हैं,
तो टाइम पीरियड के एतबार से भी लोन्स को देखा जाता है। जैसे टाइम पीरियड के एतबार से शॉर्ट टर्म लोन है। शॉर्ट टर्म लोन आमतौर पे होता है जो 1 साल से कम अरसे पर मुहित हो, 1 साल से कम अरसे पर मुहित हो, इसे हम शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। और ऐसा लोन जो कि आमतौर पे जो है वो 3 साल तक या 5 साल तक हो, हम इसे अक्सर औकात मीडियम टर्म लोन का नाम देते हैं। और ऐसा लोन जो डेकेट्स पर मुश्तमिल हो, हम इसको, डेकेट से मतलब है 10 साल, 20 साल, 30 साल, तो हम इसे लॉन्ग टर्म लोन का नाम देते हैं। आमतौर पे मीडियम टर्म लोन में ट्रेजरी बिल आते हैं, शॉर्ट टर्म लोन में क्रेडिट कार्ड्स आते हैं, ठीक है जी, पे डे लोन आ जाते हैं या ब्रिज लोन आ जाते हैं, ठीक है जी। और पे फॉर कॉलेज की पेमेंट अक्सर ये मीडियम टर्म लोन से हो जाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म लोन में आपके हमारे होम लोन होते हैं जो हम 25-30 साल के लिए ले लेते हैं, डिबेंचर्स होते हैं और गवर्नमेंट लोन होते हैं। इस तरह डिफरेंट टाइप्स के लोन आ जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो बच्चों ये है कि शॉर्ट टर्म लोन जो है वो 1 साल से कम के लिए, मीडियम टर्म लोन आमतौर पे 1 से 3 साल लिखा जाता है, बाज़ किताबों में 5 साल भी लिखा हुआ है। और लॉन्ग टर्म लोन जो है वो डेकेट्स पर मुश्तमिल होता है, 30 साल, 20 साल, 25 साल। तो आप कहेंगे सर बीच में गैप है। गैप ये कि यार दुनिया में लोगों को ज़्यादातर या तो शॉर्ट टर्म लोन की ज़रूरत पड़ती है या लॉन्ग टर्म की ज़रूरत पड़ती है। मीडियम टर्म लोन बहुत कम ज़रूरत पड़ती है ओवरऑल बिजनेस पर्पज़ के लिए। अगर आप देखें, या तो मुझे पैसे चाहिए, मेरे पास लुब्रिकेंट्स नहीं है, या उस वक्त मटेरियल लाने के लिए पैसे नहीं, शॉर्ट टर्म चाहिए, मुझे पैसे मिल जाए मैं रॉ मटेरियल ले आऊँ, या फिर मुझे इक्विपमेंट के लिए पैसे चाहिए, एक प्लांट लेना है, मशीन लेनी है, उसके लिए मुआहदा ज़ाहिर है मैं 10 साल 20 साल के लिए करूँगा। तो लिहाजा बिजनेस में आमतौर पे लोन की ज़रूरत है या तो शॉर्ट टर्म पड़ती है, लॉन्ग टर्म पड़ती है, मीडियम टर्म पड़ती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। इससे आमतौर पे तफसीलात में आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ज़्यादा मिलेंगे, मीडियम टर्म कम मिलेगा। अब मैं आप लोगों से अगर पूछूं कि 1 साल से कम के अरसे के लोन को आप क्या कहेंगे? शाबाश। द लोन लेस देन 1 year इज शॉर्ट टर्म। द लोन कंसिस्टिंग ऑफ डेकेट्स, कई सालों तक मुहित हो, यानी 10 साल, 20 साल, 30 साल, तो आप इसको क्या कहेंगे? ये लॉन्ग टर्म लोन है। और वो लोन जो कि 1 से 3 साल, 1 से 5 साल तक मुहित है, वो कौन से हैं शाबाश? वो हमारे मीडियम टर्म लोन है। बिल्कुल सही है, ये मीडियम टर्म लोन कहलाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अब देखिए बात ये है कि इसके लिए कोई क्वेश्चंस अगर देखे जाएं तो अच्छे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक से मिलेंगे, जैसे स्टेट द मीडियम टर्म क्रेडिट, लॉन्ग टर्म क्रेडिट, ठीक है जी, सॉरी, मीडियम टर्म क्रेडिट क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट क्या होता है, ठीक है जी। अच्छा, आई थिंक यहाँ मैं मिस कर गया हूँ, यहाँ से कट ऑफ हो गया, शॉर्ट टर्म भी था यहाँ पे। अच्छा, तो उसके बाद फिर ये है कि सी पार्ट है, एक्सप्लेन व्हाई फर्म में चूज टू यूज क्रेडिट रादर देन इशू शेयर। फर्म जो है वो क्रेडिट लेना क्यों पसंद करती है इशू शेयर किए बगैर, यानी शेयर इशू नहीं करती, क्रेडिट लोन ले लेती है। हालांकि उसके पास बड़ा आसान हल ये है कि नए शेयर इशू करके पैसा ले ले कारोबार के लिए, ठीक है। अब ये तो आसान सवाल है कि जी मीडियम टर्म लोन क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है, या शॉर्ट टर्म लोन को पूछ ले, तो इसे सिंपल थिंग, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये सवाल पूछना कि जनाब फर्म तो पैसे कारोबार के लिए चाहिए हो तो नया शेयर भी इशू कर सकती है, लेकिन वो न्यू शेयर इशू नहीं करती बल्कि वो क्रेडिट को प्रेफर करती है, इसकी क्या वजह होती है? देखिए हमारे कोर्स से इतना वाबस्ता नहीं है, शायद पुराना सवाल है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि बात ये होती है कि फर्म्स इसलिए शेयर्स नहीं इशू करती क्योंकि शेयर्स इशू करने से हो सकता है कि कोई एक ही पार्टी ज्यादा शेयर्स खरीद ले, जिससे पार्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ द फर्म जो है वो डाइल्यूट हो जाए, यानी इससे पार्टनरशिप स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। फर्ज कीजिए मेरे पास पहले 48% शेयर थे, मैंने टू सम हाउस अगले शेयर सारे नए खरीद लिए, मेरे पास 51 आ गए, तो कंपनी को होल्ड मैं कर लूंगा। लिहाजा नए शेयर इशू करने से स्ट्रक्चर ऑफ ओनरशिप चेंज हो जाती है और फर्म ये चाहती है कि नो चेंज इन ओनरशिप स्ट्रक्चर। दूसरी बात यह है कि जब आप लोन ले लेते हैं तो आप टैक्स लाइबिलिटी से बहुत ज़्यादा बच जाते हैं, क्योंकि जब भी आप अपना जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो आप गवर्नमेंट को बावर कराते हैं कि हम तो कर्जे से काम चला रहे हैं। तो लिहाजा दो वजूहत हैं। एक वजह तो यह है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स
कि जो ओनरशिप है proportion of existing shareholders is diluted, या आप यहाँ से पढ़िए ownership proportion of the each of existing shareholder is not diluted, के dilute नहीं होगी और आपका ओनरशिप स्ट्रक्चर वही रहेगा। दूसरी बात, आप पे टैक्स लाइबिलिटीज कम हो जाएंगी, इसलिए फर्म्स अक्सर प्रेफर करती हैं कि चलो नया शेयर इशू नहीं करते, वो भी करती हैं, और चलो लोन ले लेते हैं, क्रेडिट ले लेते हैं। तो ये वजूहात होती है। अच्छा बच्चों, तो ये बात क्लियर है आपको कि फर्म्स लोन क्यों लेती हैं, शेयर इशू क्यों नहीं कर देती। ठीक है जी, कि एक टैक्स से बचो और दूसरा जो मालिक है वही मालिक रहे, नए मालिकान डालो ही ना बीच में। नए शेयर होल्डर आएंगे, इसका मतलब है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनका जो से है वो कम हो जाएगा। तो बेहतर ही है इसको ऐसे ही चलने दो। ठीक हो गई जी बात। अब इसमें ये भी क्लियर है लॉन्ग टर्म क्रेडिट क्या है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या है, ये भी बात आपको क्लियर है। बिल्कुल ठीक है जी। चले जी, ठीक हो गया। चले फिर एक डेफिनेशन और है, इसको देखते हैं तो फिर हमारा मसला ये भी हल हो जाएगा। चलिए, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी किसको कहते हैं? व्हाट इज मेंट बाय फाइनेंशियल इंटरमीडियरी? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी किसको कहते हैं? ठीक है जी, तो देखिए फाइनेंशियल इंटरमीडियरी हम कहते हैं वो तमाम लोगों को जो एक तरफ से अकाउंट डिपॉजिट्स लेते हैं और दूसरी तरफ लोन एडवांस करते हैं। इसे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते हैं और इसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं, और इन दोनों के गैप से अपना प्रॉफिट कमाते हैं। ये जो गैप है इससे अपना प्रॉफिट कमाते हैं। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इज एन एंटिटी एक्ट एज मिडल मैन between two parties in financial transactions such as commercial banks, investment bank, mutual funds and pension funds, जो एक तरफ से एक बंदे से पैसा लेते हैं और दूसरी तरफ पैसा या तो लोन पे एडवांस कर देते हैं या किसी कारोबार में लगा देते हैं। इन्हें हम कहते हैं ये हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। क्लियर जी? जी बच्चों, जी बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों। ये क्लियर है आपको? शाबाश, अगर क्लियर है तो जी लिख के एंटर कर दीजिए। शाबाश। Financial intermediary is a middleman, collect money on the one side and give it to another, collected at low return and give it on a high return, so that the gap make them profit. जो gap है उसको मुनाफा बना लेते हैं। क्लियर जी? अच्छा चलिए जी, ये बात भी क्लियर है तो गुड हो गया जी। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम क्रेडिट मनी पे। देखिए क्रेडिट मनी वो मनी है जिसके लिए आपने एक नया इंस्ट्रूमेंट इजाद किया है, वो कोई चेक है, वो कोई टी बिल है, वो कोई बॉन्ड है, वो एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है, यानी वो एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है। बिहाइंड जो है वो कर्जा है, पैसा नहीं है, कर्जा है, वो कागज यूज हो रहा है, तो हम उसे कहते हैं क्रेडिट मनी। तो क्रेडिट मनी इज फ्यूचर मॉनेटरी क्लेम अगेंस्ट अ पर्सन डेट कैन बी यूज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे का क्लेम आज नहीं होगा। पैसे का क्लेम कब होगा? फ्यूचर में। कोई भी ऐसा कागज जिससे गुड्स एंड सर्विसेज आज खरीद रहे हैं, लेकिन पैसा क्लेम किया जाएगा कब? शाबाश, पैसा कब क्लेम किया जाएगा? जी शाबाश बच्चों, पैसा कब क्लेम किया जाएगा? पैसा फ्यूचर में क्लेम किया जाएगा। तो अगर मैं एक चेक बनाता हूं, आज 25 तारीख है, मैं बनाता हूं 15 फरवरी का चेक और आपसे माल ले लेता हूं, तो आप मेरा वो चेक कैश कब करवा सकते हैं? आप कैश करवा सकते हैं 15 फेब को, जबकि माल मैं आज ही ले रहा हूं। तो इसको हम इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। तो एक्चुअली क्रेडिट मनी इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसके अगेंस्ट आप मेरे से क्लेम करेंगे पैसे 15 फरवरी को, लेकिन माल मैं आज ही लेके जाऊंगा। तो हम ये कहते हैं क्रेडिट मनी इज एनी फ्यूचर मैंडेटरी क्लेम अ पर्सन डेट कैन बी यूज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे आज आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं, लेकिन पैसा आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो इसका सबसे बड़ी बात यह है
जी, आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी इसको कह सकते हैं, वो आगे उसकी टेक्निकल टर्म आ जाएगी। तो आप इसे ये कह सकते हैं कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इसकी सबसे आसान एग्जांपल मैंने दी, चेक काटा है कब का, 15 फरवरी। आज क्या है, 25 जनवरी। 25 जनवरी को मैंने चीजें ले ली, लेकिन पैसे कब दूंगा, 15 को। तो 15 तक मैं आपकी पेमेंट नहीं करूंगा, तो इसलिए मैंने क्रेडिट मनी बना दिया इसको। ठीक है, तो लिहाजा जी बिल्कुल, तो ये इसको हम कहते हैं बेटे, इधर उधर की बातें नहीं करें उसामा बेटे। अच्छा, तो हम ये कहते हैं ये है हमारा क्रेडिट मनी। अब क्रेडिट मनी के अंदर जो है, इसके पहली बात तो ये कि इसके एडवांटेजेस क्या है। देखिए, गवर्नमेंट अक्सर टी बिल देके, बॉन्ड्स इश्यू करके अपनी जरूरतें पूरी कर लेती है जब उसके पास पैसे नहीं होते। इसी तरह इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस तो सारी की सारी होती ही इन कागजों की बुनियाद पे है। और क्रेडिट मनी जो है वो फंक्शनिंग ऑफ बैंकिंग सिस्टम की बुनियाद है। चूंकि हमें चेक बुक देते हैं, हमें इस तरह के इंस्ट्रूमेंट देते हैं, तो ये सारे का सारा बैंकिंग सिस्टम चलता ही इसकी मदद से है। और क्रेडिट मनी से हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स को भी कंट्रोल करता है स्टेट बैंक, कि हमारे आगे बॉन्ड बेच देता है, हम बॉन्ड्स को भी रख के बैठ जाते हैं, तो खर्चा नहीं करते। और आपको पता, ओपन मार्केट ऑपरेशन की एग्जांपल है, जब खर्चा ज्यादा करवाना चाहता है तो वो उन्हें परचेज कर लेता है। इस तरह हमारी हैबिट्स को भी वो कंट्रोल करता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि गवर्नमेंट अपने जरूरियात पूरी कर लेती है। इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस होती ही इनकी मदद से हैं। ठीक है जी, आप एक बैंक का चेक दूसरे में जमा करवा देते हैं, उसका चेक इधर जमा करवा देते हैं, और बैंकिंग सिस्टम सारा चलता ही इसकी मदद से है। और इसकी मदद से हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स पे भी असरअंदाज होती है गवर्नमेंट भी और इदारे भी। तो ये बच्चों इसके क्या है, एडवांटेजेस। लेकिन अगर देखा जाए कि ये एडवांटेजेस बहुत बड़े हैं, क्योंकि इतना पैसा और इतना सरमाया लाना एक मुश्किल काम है, तो हम क्रेडिट मनी की मदद से चीजों की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। सो ये इसके फायदे। लेकिन आप ये जानते हैं कि जहां पे कुछ एडवांटेजेस होते हैं, वहां पे यकीनन कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब सवाल ये है कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि ज्यादातर क्रेडिट मनी का फायदा जो है वो एलीट क्लास उठाती है। जो पुअर क्लास है, अपर क्लास है, वो तो फायदा उठाती है, लोअर क्लास फायदा नहीं उठाती, जिससे अमीर और गरीब में फर्क बढ़ता है। दूसरी बात यह है कि इसका फायदा कमर्शियल बैंक बड़ी कंपनीज को देते हैं, छोटी कंपनीज को नहीं देते, जिससे नुकसान ये होता है कि बड़ी कंपनीज अपनी क्रेडिबिलिटी की वजह से फायदा उठा के मोनोपोलीज बना लेती हैं, और छोटी कंपनीज कारोबार में इस तरह जम नहीं पाती। और इससे एक ये भी नुकसान होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा क्रेडिट मनी इशू कर देते हैं तो इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी हो जाती है, कभी खराजात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इकोनॉमी बूम पे पहुंचती है, और आप समझते ही हैं कि जब बूम पे जाएंगे तो अल्टीमेटली स्लम पे भी आप लाजमन आएंगे। जब बूम पे जाएंगे तो फिर स्लम पे भी लाजमन आएंगे। तो ये ड्यूल नुकसान है आपका, ये डबल नुकसान है आपका। तो हम ये कहते हैं कि ड्रॉबैक ये है कि ज्यादा फायदा अमीर को है, गरीब को नहीं है, तो रिच और पुअर का फर्क बढ़ता है, गैप बढ़ता है। दूसरा, बड़ी कंपनीज फायदा उठाती हैं, छोटी कंपनीज को भरपूर फायदा इसका नहीं मिलता, और इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे भी असर पड़ता है कि एकदम अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ने पे इकोनॉमी बबल बन जाती है, और फिर जब वो बबल फटता है तो एकदम धड़म से गिर भी जाती है। तो ये बच्चों यहाँ पे इसके हो गए जो है वो पेपर में। तो देखिए, ऑटम 17 में ये सवाल आया, पहले भी आता रहा है लेकिन मैंने करंट सवाल मिल गए थे। व्हाट इज क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी क्या है, क्रेडिट मनी की डेफिनेशन लिख दीजिए, दो एडवांटेजेस लिख दीजिए, दो डिसएडवांटेजेस लिख लीजिए। कितने नंबर दे देगा आपको, 6 मार्क्स दे देगा। तो ये छोटे चैप्टर हैं लेकिन नेट कैश चैप्टर है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, और देन ये क्रेडिट का चैप्टर। तो बेसिकली तो ये चैप्टर 12 की ही कंटिन्यूटी है एक्चुअली, तो मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है ये। स्टेट 2 एडवांटेजेस, ठीक है जी, एंड 2 डिसएडवांटेजेस, 4 नंबर, स्प्रिंग 19। तो ये बच्चों इसके सवालात हो गए।
ठीक है जी। तो यहाँ पे आगे देखिए कि आज के लेक्चर में मैंने सबसे पहले तो आपको लिक्विडिटी ट्रैप बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होते होते एक ऐसी सतह पे आ जाए जहां पे लोग पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय पैसा रखना पसंद करें तो हम कहेंगे इकोनॉमी लिक्विडिटी ट्रैप में फंस गई है। दूसरी बात,